स्वागत है आपका एक बार फिर से जीएस सेट नंबर 20 के सॉल्यूशन में। जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करी है वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं वो लोग अगर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करके आप मुझे वहां पर मैसेज सेंड कर सकते हो, या स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर दिख रहा है आप उस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करी है सक्षम अकादमी एप्लीकेशन, तो वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सक्षम अकादमी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले जो लोग बैच से जुड़े हैं ऑनलाइन एग्जाम वाले बैच से, उनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको जो आपकी वीडियो के जो लिंक हैं और पीडीएफ हैं वो अब जो है आपकी जो चैट सेक्शन है उसमें भी आपको उपलब्ध रहेंगे। तो आप अगर नहीं मिल पा रहा है आपको तो आप चैट में जाके उसको देख सकते हो, चाहे वो पेपर पीडीएफ हो या सॉल्यूशन की वीडियो। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारत में पंचायती राज प्रणाली किसका प्रतिनिधित्व करती है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, या सामुदायिक विकास, या सभी? तो इसका आंसर है ये सभी। ठीक है, क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो होता है, पंचायत का गठन ही इसलिए किया गया है। दूसरा लोगों की हिस्सेदारी, तो मतलब जो पंचायत है वहां पर क्या है, लोगों की हिस्सेदारी बिल्कुल एक गांव स्तर से होके आती है ना। सामुदायिक विकास, मतलब जो भी समुदाय है हमारे पास, तो हर समुदाय के लिए क्या है, एक प्रशासनिक इकाई वहां पर दी गई है पंचायत के रूप में। पंचायत की अगर बात करें तो भारत में पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। उसके बाद कई सारी जगह ये धीरे धीरे शुरू हुआ और अंत में 73 जो एडी एक्ट है, संविधान संशोधन है 1993, इसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और 23 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया। आप लोग जानते हैं कि 23 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ पंचायत से संबंधित कुछ समितियां हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी राव और सिंघवी। इन समितियों से प्रश्न कई प्रकार के आ सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं 2 स्तरीय समिति कौन सी थी, 3 स्तरीय समिति कौन सी थी और 4 स्तरीय समिति कौन सी थी। तो देखो याद हर किसी को रहता है, लेकिन अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। याद कैसे करना है आपको, बलवंत राय मेहता 3 शब्दों में इनका नाम है तो ये क्या हो जाएगी, त्रिस्तरीय। ऐसे ही अशोक मेहता 2 शब्दों में नाम है तो क्या हो जाएगी, द्विस्तरीय समिति। जी.वी.के. राव यहाँ पर 4 शब्दों में है तो 4 स्तरीय समिति। और ध्यान रखना जो 4 स्तरीय पंचायत, जो 4 स्तरीय जो पंचायत है वो पश्चिम बंगाल में जो है अभी भी कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक कहा गया वो कहा गया सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, जो संसद का काम है वो क्या है, कानून बनाना, लेकिन जो कानून को लागू करवाना जो काम है वो किसका है, न्यायालय का या न्यायपालिका का। उसमें जो सर्वोच्च है हमारे पास क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। राज्य तथा केंद्र के मध्य पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? तो पुंछी आयोग बना था आपका अप्रैल 2007 में। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था। दूसरा, केंद्र राज्यों के बीच जो एक आयोग गठित हुआ था वो था सरकारीय आयोग। सरकारीय आयोग 1983 में इसका गठन हुआ था। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास संविधान, संसद, न्यायालय या लोकसभा। इसका आंसर जो है संविधान है, कि जो प्रस्तावना में संशोधन की बात चल रही थी या मूल अधिकारों में संशोधन की बात चल रही थी तो वहां पर इसका विरोध किया जा रहा था। तो ऐसे ही एक केस आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में एक केस आया था। तो इस केस में, इस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि प्रस्तावना में भी क्या कर सकते हो आप, संशोधन कर सकते हो, लेकिन हमेशा कैसा होगा, सकारात्मक संशोधन होगा। और जो संविधान का जो मूल ढांचा है उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो। तो हर किसी जगह, इसके बाद मिनर्वा मिल आया, कई सारे जो ऐसे विवाद आए, तो वहां पर भी न्यायालय ने क्या किया, इसी का उदाहरण देते हुए
जो आधारभूत ढांचा है उसकी बात कही। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, IDBI। पिछले पेपर में बता चुका हूं 1964 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। एक सिडबी आता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका 1990 में है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो सिडबी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसका था? तो ये कथन था आपका मार्शल का। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन में है यहाँ पे रॉबिन्स। जो रॉबिन्स है उन्होंने अर्थव्यवस्था को एक तो वास्तविक विज्ञान कहा था और एक इन्होंने कहा था इसको क्या, चुनाव का विज्ञान। चुनाव का विज्ञान या वास्तविक विज्ञान, ये दोनों स्टेटमेंट थे किसके, रॉबिन्स के। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो रोजगार गारंटी कार्यक्रम है ये प्रारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 को। इसके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। जो रोजगार अधिनियम है, एक्ट जो है ये 2005 का था। इसके बाद ये जो लागू हुआ ये हुआ 2 फरवरी 2006 को और साथ साथ में इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसका नामकरण चेंज किया गया। देखो ये हो गया आपका क्या, नरेगा अधिनियम हो गया। नरेगा लागू हुआ कब, 2 फरवरी 2006 को। फिर यहाँ पे महात्मा गांधी का नाम जुड़ जाता है और ये मनरेगा हो जाता है। अगर डेट याद नहीं रहती तो महात्मा गांधी की जन्म तिथि है 2 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ था, ये मनरेगा हो गया था। और इसके जो वास्तु का अर्थ है, कई बार पूछा जाता है, इसके वास्तु का अर्थ है ज्यांतरेज। बेल्जियम के थे कोई व्यक्ति, तो इनको इस मनरेगा का वास्तुकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, वेब पेजों को देखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम है। तो वेब पेजों को देखने के लिए पिछले पेपर में भी डिस्कस हुआ था, आपके पास ब्राउजर होना जरूरी है। जब तक आपके पास ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है, तब तक आप जो है इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ऐसी मेमोरी जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होते हैं, मतलब जिसमें कोई डाटा की हानि आपको नहीं होती है, तो ये कहलाती है कौन सी, रोम। आपके पास जो एक रैम मेमोरी है, इसमें से डाटा की हानि हो सकती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल। और रोम क्या हो गई, नॉन वोलेटाइल। अगर स्थायित्व के आधार पर देखा जाए तो ये हो गई नॉन वोलेटाइल, ये हो गई वोलेटाइल। वैसे दोनों जो अगर प्राथमिक सेकेंडरी की बात की जाए तो दोनों किस में आएंगे, प्राथमिक मेमोरी में आते हैं। अगर स्थायित्व की बात की जाए तो रोम हो गया नॉन वोलेटाइल और रैम हो गया क्या, वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो कई सारे लोगों को पता होगा, जो सूचना राजपथ है वो किसे कहा जाता है, इंटरनेट को। क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारे पास, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिया जाता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट। इनपुट और आउटपुट दो प्रक्रियाएं होती है। इनपुट जो हम सूचना कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर जो वापस हमें देता है उसको क्या कहलाता है, आउटपुट। कुछ डिवाइस है हमारे पास, ये आपके पास आउटपुट डिवाइस है, ये आपके पास इनपुट डिवाइस है। इनमें आपका कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम कोई की प्रेस करते हैं वो कहाँ जाएगा, सिस्टम पे जाएगा, और सिस्टम हमें किसके माध्यम से उसको दिखाता है, VDU। इसकी जो फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, जिसको मॉनिटर भी बोलते हैं, है ना। कभी कभार मॉनिटर आ जाता है सीधे सीधे, और ये पेपर में आ चुका है कि VDU किस प्रकार की युक्ति है, आउटपुट है या इनपुट। दूसरा प्रिंटर, आपको पता है अगर हम हार्ड कॉपी हमें निकालनी है तो हम किससे निकालते हैं, प्रिंटर से। ऐसे ही अगर हमें हार्ड कॉपी की सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर पर भेजनी है तो हमें किसका प्रयोग करना होता है, यहाँ पर स्कैनर का। ऐसे ही OMR रीडर जो होता है वो भी क्या हो जाएगा आपका, इनपुट। एक क्वेश्चन और आता है कि इनपुट को आउटपुट और आउटपुट को इनपुट में कौन बदलता है? तो ये आपका CPU क्या काम करता है, जो सूचना हम देते हैं तो हम किसको देते हैं, कीबोर्ड जैसे हमने प्रेस करी कोई की तो वो आपका CPU पर चले गया, CPU ने उसको फिर सिस्टम पर उसको आउटपुट दिखाया। तो
आउटपुट को इनपुट और इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करता है कौन? सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश है अमेरिका। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग इनका नाम सुना होगा आपने, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति थे चंद्रमा पर उतरने वाले बज एल्ड्रिन। पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे थे बज एल्ड्रिन और तीसरे इनके साथ थे माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस ये उतरे नहीं थे, ये जो उपग्रह भेजा गया था उसी के साथ साथ उसी में बैठ के जो है उसके चक्कर लगा रहे थे। उतरे कौन थे? पहले उतरे थे नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे हैं यहाँ पर बज एल्ड्रिन। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला एशियाई देश। तो कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और ध्यान रखना इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? बांग्लादेश। जन घनत्व होता है जब किसी एक क्षेत्र पर, किसी एक इकाई क्षेत्र पर अधिक से अधिक जनसंख्या मतलब किस देश में पाई जाती है। तो बांग्लादेश में उसके क्षेत्रफल के हिसाब से कहीं ज्यादा क्या है? जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, सबसे बड़ा द्वीप समूह। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? कई सारे लोगों ने इसको ग्रीनलैंड भी किया होगा, जबकि ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। अगर सिंगल द्वीप आएगा सबसे बड़ा तो वो हो गया आपका ग्रीनलैंड। अगर द्वीप समूह आता है तो वो हो गया कौन सा? इंडोनेशिया। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15, नारंग कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल या गोल्फ। तो ये आपका किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित अगर और ट्रॉफी की बात करते हैं तो हमारे पास एक थॉमस कप आता है, थॉमस कप। इसके साथ साथ हमारे पास ऑप्शन में फुटबॉल है। फुटबॉल की बात करें तो यहाँ पर आपका रॉबर्ट्स आता है, सुब्रतो कप आता है, संतोष ट्रॉफी आती है और एक आता है आपको कौन सा? डूरंड कप। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास 4th है गोल्फ कप। गोल्फ से संबंधित एक तो वाकर कप हो गया और एक हो गया आपका कौन सा? लीनियर्स कप। ये हो गया आपको किससे? गोल्फ से। अगला क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तनम। तो आपको पता होगा कि जो निरंजना या फल्गु नदी है उसके तट पर भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं से उनका नाम क्या हो गया था? यहीं से उनका नाम बुद्ध और उस स्थल का नाम क्या हो गया था? बोध गया। ऑप्शन 3 है हमारे पास लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। और ऑप्शन 4 है ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम आपको सारनाथ को बोला जाता है जहां पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और उस घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। सर्वाधिक जो उपदेश दिए इन्होंने, प्रथम तो हो गया आपका कहाँ? सारनाथ में। और जो सर्वाधिक उपदेश दिए वो कहाँ दिए? श्रावस्ती में। ध्यान रखना कई बार कंफ्यूज होता है, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश थे। अगर बात की जाए कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे वो किस भाषा में दिए गए थे, तो भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए गए थे। और इसके अलावा जो त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के, उनकी भी भाषा क्या है? पाली भाषा ही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 17, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस अभियान से अकूत संपदा प्राप्त कर दिल्ली का तख्त अधिकृत किया था? तो आपको पता है कि दक्षिण भारत अभियान पर जाता है देवगिरी इसका आंसर है। देवगिरी अभियान पर भेजते कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका चाचा या ससुर रहता है। तो जब ये वहां पर जीत कर आता है तो इसका चाचा इसको मिलने जाता है। 1296 में उसकी हत्या करके ये क्या करता है? जो गद्दी है उसको अपने नाम करता है। इसका जो मूल नाम था, बचपन का नाम अली या गुरसास था। इसके समय की कुछ घटना है, इसने एकता को समाप्त किया था। ध्यान रखना, एकता एक भूमि का टुकड़ा होता था जिसको शुरू किया किसने? इस प्रथा को इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या किया कि जो अधिकारी होंगे, सैनिक होंगे, उनको वेतन के बदले क्या दी जाएगी? भूमि दी जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वंशानुगत एकता को किसने समाप्त किया? वंशानुगत एकता का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अगर एकता दी गई है, कोई भूमि का टुकड़ा दिया गया है, तो उसको उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर क्या करेंगी? उनका हक रहेगा। लेकिन बीच में बलबन आता है तो बलबन क्या करता है?
वंशानुगत एकता को समाप्त करता है। कोई व्यक्ति जब तक किसी पद पर है तब तक वो भूमि उसकी है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है या जब वो उस पद से हट जाता है तो वो भूमि किसकी हो जाएगी, वापस राज्य की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। अब वेतन के बदले भूमि दी जाती थी तो उसको भी यहाँ पर समाप्त किया गया। तो यहीं पर फिर इसने क्या शुरू किया, नकद वेतन। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस शासक ने सबसे पहले नकद वेतन शुरू किया था। तो वो किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा इसने घोड़े और सैनिकों को पहचानने के लिए दाग और हुलिया, घोड़ों को दागने और सैनिकों के लिए हुलिया प्रथा का प्रारंभ किया था। तीसरी चीज यहाँ पर आती है, इसके समय भू राजस्व था वो 1/2 यानी 50% हो गया था। आता है कि दिल्ली में किस शासक के समय भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी, तो वो किसके समय थी, आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण नीति इसने लागू करी थी और इसका जो प्रमुख था बाजार का वो था सहना-ए-मंडी। एक पद था सहना-ए-मंडी का, तो ये जो है बाजार का प्रमुख के रूप में इसकी नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा इसके समय 2 कर इसने नए लगाए थे, एक लगाया था गढ़ी कर, एक लगाया था चराई। जो गढ़ी कर था वो था घरों पर और जो चराई कर था वो था किस पर, दुधारू पशुओं पर। दुधारू पशुओं पर क्या था, चराई कर। ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने सबसे ज्यादा दक्षिण भारतीय अभियानों में अपना समय गुजारा। और दक्षिण भारत के जो अभियान हुए उनका नेतृत्व किसने किया था इसके समय, मलिक काफूर ने। मलिक काफूर, इस मलिक काफूर को इसने 1000 दीनार में खरीदा था, इससे इसको 1000 दीनारी भी कहा जाता है। 1000 दीनारी मलिक काफूर को। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, किसकी प्रजा उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। आंसर है आपका फर्स्ट, इब्राहिम द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह, ये बीजापुर के शासक थे कोई। इनकी जनता इनको जगत गुरु या अवला बाबा कहकर पुकारती थी। इनकी एक रचना भी आती है, किताब-ए-नवरस। ये हिंदी संगीत का एक संग्रह है, किताब-ए-नवरस। ये लिखी गई है किसके द्वारा, इब्राहिम आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, एक साप्ताहिक पत्र के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया। तो इसका आंसर है आपका स्वराज पार्टी। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने, उनका पत्र था यंग इंडिया, तो स्वराज पार्टी के थ्रू उन्होंने क्या करवाया था, इसका प्रारंभ करवाया था। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। कौन थे इसके संस्थापक, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। दूसरा हमारे पास ऑप्शन में होम रूल लीग है 1916 में, तिलक और बेसेंट द्वारा। तिलक द्वारा किया गया कहाँ, पुणे में, और बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास गदर पार्टी 1913। इसके जो संस्थापक थे सोहन सिंह भागना थे, लाला हरदयाल भी इससे जुड़े हुए थे, तो ज्यादातर इसका लाला हरदयाल आंसर आता है। ध्यान रखना, इससे भी एक समाचार पत्र था, हिंदुस्तानी गदर करके, हिंदुस्तानी गदर नामक समाचार पत्र था। एक क्वेश्चन यहां से हो रहा था गदर पार्टी से, इस गदर पार्टी को प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहा जाता है। प्रशांत तट का हिंदी संघ, किसको, गदर पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो जो आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था वो था मोहन सिंह। इसकी जो स्थापना हुई थी 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है। आप जानते हैं कि जो देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और ये संपूर्ण ग्लोब पर क्या करती हैं, समय का निर्धारण करती है। 0 डिग्री देशांतर आपको पता है, ये कहां से गुजरता है, आपका ग्रीनविच से गुजरता है। ग्रीनविच लाइन भी इसको बोला जाता है। हम जानते हैं कि जो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य का जो समय होता है वो कितना होता है, 4 मिनट। हमें क्या दे रखा है, 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है। 1 घंटे में कितने होते हैं मिनट, 60 अपॉन इसको 4 से कर दो, क्योंकि एक देशांतर कितना है, 4 मिनट में कितना आ जाएगा आपका 15। तो 1 घंटे में जो है पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमती है।
क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या नर्मदा? भारत में दो ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। एक हो गया आपका नर्मदा और दूसरा कौन सा हो गया? ताप्ती। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यही कि जो भ्रंश घाटी में होकर बहती है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो कोई डेल्टा, किसी प्रकार का डेल्टा नहीं बनाती, तो वो भी कौन सी है? ये दोनों नदियां हैं। तीसरा यहां से कभी कभार चीज एक ही है, उसके नाम बस अलग अलग आ जाते हैं। कभी कभार आता है कि निम्न में से कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा न बनाकर क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो ज्वार नदमुख भी कौन सी बनाएंगी? नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी जल धारा दक्षिण गोलार्ध में बहती है? तो दक्षिण गोलार्ध में यहाँ पर ऑप्शन में है जो वो है हम्बोल्ट जलधारा। आपकी स्क्रीन पर कुछ जलधाराएं हैं, प्रत्येक महासागर की ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, तो इन सबको आप नोट कर सकते हो, या अगर आपको नोट करे हैं तो आपके रिवीजन के काम आ सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? क्षोभ मंडल कौन सा है? हमने पिछले पेपर में देखा था, जो सबसे निचला मंडल है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसकी विशेषता है क्या है? एक तो है इसमें समस्त मौसमी परिघटनाएं होती है, दूसरा इसके दोनों और नाम थे, संवहन मंडल और अधोमंडल। इसका विस्तार जो है सबसे ज्यादा होता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जिस स्थान पर भी ग्रीष्म ऋतु होगी वहां पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायु में क्या होगा? प्रसार होगा, और जितनी वायु में प्रसार होगा उतना इसकी ऊंचाई क्या होगी? ऊपर बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक हैं कपिल देव। कपिल देव की पुस्तक है। कपिल देव की दूसरी पुस्तक का यहाँ पर आपकी है वी द सिक्स, और यहाँ पर सनी डेज, खेल और खिलाड़ी और आइडल्स। आपके पास ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, किसकी है? सुनील गावस्कर की। इसके अलावा ऑप्शन में आपका सचिन तेंदुलकर है, उनकी आत्मकथा है कौन सी? प्लेइंग इट माई वे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, केंद्र सरकार ने वर्तमान में मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं की भर्ती की घोषणा की है? तो हाल ही में ये घोषणा हुई है, जो भर्ती होगी उसमें 20% किसको होगा? सीटें किसको जाएंगी? महिलाओं को। 27 पे आते हैं, वर्तमान समय में भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है आपके न्यायमूर्ति पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष। ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार आ जाएगा आपको कि बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल। तो बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल कौन है? डीके जैन। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, सावित्री अंग्रेजी में लिखित काव्य किसके द्वारा रचित है? तो जो सावित्री है वो है किसका? अरविंद घोष का। इसके अलावा आपको महात्मा गांधी, विवेकानंद और अरविंद घोष की रचनाएं स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इनको आप लिख सकते हो ताकि आपको ये काम आए। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब व कहाँ हुआ? तो जो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हो वो होता 1908 अमृतसर में। कई बार कंफ्यूज करता है ये चीज, जैसे कि आपको पता है कि 1906 ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। फिर 1907 भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है, कराची में इसका संविधान तैयार होता है, मुस्लिम लीग का संविधान। और उसके बाद बात करते हैं 1908 अमृतसर में। तो अमृतसर में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सर सैयद अली इमाम। सैयद अली इमाम। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? ऑप्शन थे रावी, सिंधु, झेलम या सतलज। तो इसका जो आंसर है आपका वो है सिंधु। सिंधु इसमें शामिल नहीं है। आपकी जो पंचनद है उसमें शामिल है रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 31 पे, पैनानी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? कौन सी? पैनानी।
ध्यान रखना पैनानी को ही भरत पूजा भी कहा जाता है। पैनानी या भरत पूजा ये किसकी है? आपकी केरल की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय तूफान को बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है? तो जो बारदोली छीड़ा है उसको जाना जाता है काल बैसाखी के रूप में। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की तूफानी हवाएं चलती हैं। पूर्वी भारत में तूफानी हवाओं को नार्वेस्टर कहा जाता है और कर्नाटक में इस प्रकार की हवाओं के साथ जो वर्षा होती है उसको चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही केरल में आम्र वर्षा होती है, मतलब मई लास्ट में जून के फर्स्ट वीक में जो वहां पर वर्षा होती है वो आम की फसलों के लिए, आम को पकने के लिए में महत्वपूर्ण योगदान देती है, तो उसको आम्र वर्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की? तो जो तिरुमल ने अराविडु वंश की स्थापना करी थी वो करी थी 1570 में। विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक थे शुरू में, वो आपको पता है कि जो हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, 1336 में उन्होंने क्या करी थी? विजयनगर की नींव रखी थी संगम वंश के द्वारा। दूसरा आता है यहाँ पर सालू वंश की स्थापना आती है। सालू वंश का जो संस्थापक होता है वो होता कौन सा? सालू नरसिंह। सालू नरसिंह। तुलु वंश का जो संस्थापक तो वो था आपका कौन सा? वीर नरसिंह। और इसका कौन था? अराविडु का तिरुमल। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, चोल वंश में चतुर्वेदी मंगलम किसे कहा जाता था? यहाँ पर जो चतुर्वेदी मंगलम तो वो था ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, उसको बोला जाता है क्या? चतुर्वेदी मंगलम। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में निम्न में से किसे मिस्टर नेरो मेजोरिटी कहा जाता था? मिस्टर नेरो मेजोरिटी। तो नेरो मेजोरिटी के नाम से जाने जाते थे आपके कौन? दादा भाई नौरोजी। 36 है हमारे पास, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो इसका आंसर है आपका अग्न्याशय। अग्न्याशय इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की खराबी भी अगर हो गई तो वहां से क्या होगा? फिर इंसुलिन समय समय पर स्रावित नहीं होता है, और अगर इंसुलिन स्रावित नहीं होगा तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है, ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं, वो आपका नियंत्रित नहीं हो पाता है, ब्लड में अधिक मात्रा में मिल जाता है और क्या हो जाता है आपको मतलब मधुमेह बीमारी हो जाती है। तो जब यकृत में कभी गड़बड़ी हो जाती है तो पित्तरस अनियंत्रित मात्रा में क्या होता है? स्रावित होता है और हमारे रक्त में क्या हो जाता है? फैल जाता है। आपने देखा होगा कि फिर पूरी स्किन क्या हो जाती है? येलो कलर की हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? पीलिया। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? कार्बन की मात्रा सबसे कम होना मतलब लोहा क्या है? उतना शुद्ध है। तो सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है कौन सा? पिटवा। पिटवा लोहा। लोहे से फिर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि जो सबसे ज्यादा शुद्ध अयस्क है। ऐसे ध्यान रखना, मैग्नेट क्या होती है? चुंबक होता है ना, चुंबक लोहे पे क्या होता है? जल्दी चिपकता है, तो उससे ध्यान रखना मैग्नेटाइट क्या है? सबसे शुद्ध। और अगर भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता कौन सा? आपका हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 38 है, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जो टोकोफेरोल है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन के नाम आपको पता होंगे, रासायनिक नाम शॉर्टकट ट्रिक है, सबको लगभग पता होगी। रत एक टॉफी। विटामिन है हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई और के। ए से हो गया रा से रेटिनॉल, रा से रेटिनॉल। बी से था से थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी हो गया आपका का से कैल्सीफेरोल, ई हो गया आपका टोकोफेरोल, टोकोफेरोल और कैसे हो गया आपका क्या?
फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो लाख अनुसंधान केंद्र वो आपका कहाँ? रांची में। बेंगलुरु में है आपका रमन अनुसंधान संस्थान ऑप्शन फर्स्ट में, और खगोलीय संस्थान, भारतीय खगोलीय संस्थान। हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, और राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। नई दिल्ली में ध्यान रखना, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान आएगा तो यह आपका कहाँ? दिल्ली में। और अगर आता है कि भारतीय मौसम वेधशाला, वेधशाला आ गया तो यह आपका कहाँ? पुणे में। इन चीजों को ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट या शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो यह आपका कौन? सेब। इसके अलावा यहाँ पर फलों की रानी हो गई कौन? लीची। मसालों का राजा काली मिर्च। मसालों की रानी अगर आता है तो कौन सी हो गई? इलायची। अगर दालों का राजा आएगा तो दालों का राजा हो गया चना, और दालों की रानी कौन सी हो गई? मटर। चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे, रिजर्व बैंक में एक गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर के साथ साथ कितने निदेशक होते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका 14 निदेशक यहाँ पर होते हैं आरबीआई में। आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई अधिनियम या आरबीआई एक्ट था आपका 1934 का। 1935 में इसकी स्थापना होती है, और प्रथम गवर्नर रहते हैं इसके कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात आएगी तो वो है आपके कौन? सीडी देशमुख। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। अभी अगर वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में कौन? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं। और हाँ, ध्यान रखना, जो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हिल्टन यंग आयोग के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो एगमार्क प्रयोगशाला आपका कहाँ? नागपुर में। एगमार्क जो है कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता के लिए बनाया गया है। जो एगमार्क अधिनियम है, एगमार्क एक्ट, वो आपका 1937, ठीक है। कंफ्यूज क्या करता है यहाँ पर? एक ऐसे ही नाम से इकोमार्क। इकोमार्क एक्ट अगर आएगा तो ये आपका 1991 में, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इनको ध्यान रखें। अगला चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है राष्ट्रीय चाय बोर्ड, कहाँ है? कोलकाता में। सेकंड है राष्ट्रीय कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय रबड़ बोर्ड, कोट्टाम, सही है ये बिल्कुल। ऑप्शन फोर्थ है राष्ट्रीय तंबाकू बोर्ड, केरल। तो ये केरल में नहीं, ये है आपका कहाँ? गुंटूर में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में स्थित है। ध्यान रखना, हमारे पास एक आता है चाय बोर्ड, तो चाय बोर्ड कहाँ हो गया था? अभी कोलकाता में। एक अगर चाय अनुसंधान संस्थान आता है तो ये कहाँ? जोरहट, असम में। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान में अकेले उड़ान भरने वाली भारतीय महिला पायलट बनी है प्रथम। तो उन्होंने किस विमान से उड़ान भरी? उन्होंने भरी थी किससे? MiG-21 से। ध्यान रखना, निर्मला सीतारमन ने भी क्या किया था? एक लड़ाकू विमान में क्या करी थी? उड़ान भरी थी। वो था कौन? सुखोई 30। निर्मला सीतारमन सुखोई 30 में इन्होंने क्या करा थी? क्या किया था? उड़ान भरी थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, किस खेल के परिसर को कोर्स के नाम से जाना जाता है? कोर्स हो गया किसका? गोल्फ का। क्वेश्चन नंबर 46, कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में जो है नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था, शांति का नोबेल के लिए। इनके साथ साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई भी शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 47,
दृष्टि विकलांगता हेतु राष्ट्रीय संस्थान, ये आपका देहरादून में है, NIVH राजपुर रोड पर जो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है जेनेवा में। काफी सारी चीजें पिछली वीडियो में जो है डिस्कस हो चुकी हैं। जीएस का जो पेपर नंबर 19 था वहां पर आप चेक कर सकते हो फिर से, या आपने लिखी होंगी तो आपके काम आएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा तटरेखा किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसकी? गुजरात की। कुल 9 राज्य हैं भारतीय जो क्या है तटरेखा, मतलब जिन पे समुद्री तटरेखा स्थित है। तो ये आपका सबसे ज्यादा गुजरात में हो गया, उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपका तमिलनाडु हो गया, फिर केरल हो गया, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर आता है आपका उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आता है आपका कर्नाटक और लास्ट में गोवा। जो सबसे कम जो तटरेखा है वो किससे लगती है? गोवा से। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, जमे मेघमा की लहरदार आकृति किस नाम से जानी जाती है? जो लहरदार होती है वो किस नाम से है? फेकोलित। तो होता क्या है कि जब कभी मैग्मा क्या होता है पृथ्वी की सतह से बाहर ना आकर पृथ्वी की सतह के अंदर ही क्या हो जाता है? जम जाता है। तो ये अनेक प्रकारों से जमता है। एक होता है फेकोलित, आपने देख लिया किस प्रकार से लहरदार आकृति बनाता है। जो लेपोलित हो गया ये आपका तस्तरी नुमा आकृति बनाएगा। सिल हो गया, ये क्या बनाता है? सिल एक पट्टी मतलब परत सी बनाता है, परतदार आकृति बनाता है। जो बेथोलिथ और लेकोलिथ है ये दोनों क्या बनाते हैं? गुंबद। ऐसा ही जो छोटे छोटे गुंबद होते हैं उनको स्टॉक भी कहा जाता है। लास्ट में आता है आपके पास डाइक करता है, जो लंबवत दरारें होती हैं, ऐसी दरारें, खड़ी दरारें, तो उनमें जम जाता है। ठीक है, तो ये दरारों के रूप में होता है, दरारों में जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास, पशुओं से अधिक दूध की मात्रा पाने हेतु किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है हमारे पास, एक प्रकार का उत्तेजक हार्मोन होता है। तो इससे क्या है पशुओं को लगाया जाता है दूध की मात्रा अधिक प्राप्त करने हेतु। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BLAD को SPTFA लिखा जाता है, ठीक है, तो BALE को किस प्रकार लिखा जाएगा? ध्यान रखना इसमें कोई क्रम वगैरह नहीं है, इसमें सीधे सीधे आपको ऊपर देखना है। B को क्या लिखा गया है? ऊपर B को लिखा गया है क्या? S, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? S। ऊपर A को क्या लिखा गया है? T, तो यहाँ पर आ जाएगा T। ऊपर L को लिखा गया है P, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका P। ऊपर E को लिखा गया क्या? A, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका A। तो आंसर क्या हुआ? STPA। ऑप्शन नंबर C था ये थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53 आता है कि यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, यदि पुलिस को क्या कहा जाए? शिक्षक कहा जाए। शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, और डॉक्टर को वकील। डॉक्टर को क्या कहा जाए? वकील कहा जाए। और वकील को क्या कहा जाए? हाथी। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि मरीज की जांच कौन करेगा। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ने से सबसे पहले नीचे चले जाइए कि आपको पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मरीजों की जांच कौन करेगा। अगर हम सामान्य तौर पर देखते हैं तो मरीजों की जांच कौन करता है? डॉक्टर करता है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है कि डॉक्टर को क्या कहा गया है। तो डॉक्टर को सीधे सीधे क्या कहा गया है? वकील। तो हमारा वकील यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर को वकील कहा गया है तो वकील को भी तो हाथी कहा गया है, इसलिए इसका आंसर हाथी होगा। ऐसा नहीं होता है। केवल हमें वो स्टेटमेंट देखना है कि उस डॉक्टर को या जो चीज पूछी गई है, जो चीज नॉर्मली होती है, उस चीज को क्या कहा गया। यहाँ पर डॉक्टर को कहा गया वकील, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वकील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से छठे तथा 19वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे? तो यहाँ पर मैंने उल्टी लिखी है। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला को ये पूछ रहा है कि बाएं से छठे 19, बाएं का हो गया यहाँ, तो बाएं से 6 और 19, 1 2 3 4 5 6, छठा हो गया ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया ये। अब आपको पूछा गया है कि बीच में कितने अक्षर हैं, तो आपको इन अक्षरों को क्या कर देना है? गिन लेना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, 12 जो अक्षर हैं इन दोनों के मध्य स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास,
5 लड़के आनंद, भूपेंद्र, चंदन, देव और रविंद्र एक पंक्ति में खड़े हैं। अब देखो कैसे खड़े हैं। जो देव है वो रविंद्र की दाईं ओर है। जो देव है वो रविंद्र के जो देव है वो रविंद्र के कहाँ है, दाईं ओर स्थित, दाईं ओर है। भूपेंद्र रविंद्र की बाईं ओर है। जो भूपेंद्र है वो कहाँ है, रविंद्र की बाईं ओर, परंतु आनंद के दाईं ओर। इसके यहाँ कौन आ जाएगा, आनंद, आनंद के दाईं ओर। देव बाईं ओर है चंदन के। जो देव है वो बाईं ओर है कहाँ, किसके, चंदन के। और ये बोल रहा है कि यदि चंदन दाएं छोर से अंतिम है तो मध्य में कौन है, तो सीधे सीधे मध्य में कौन हो जाएगा आपका, रविंद्र, है ना। रीजनिंग बहुत इजी है, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है रीजनिंग में। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। राकेश नितिन से लंबा है। फिर से इसको भी देखते हैं। जो राकेश है वो नितिन से लंबा है, परंतु भरत जितना लंबा नहीं। इसका मतलब भरत क्या है, इससे भी लंबा है। लोकेश राकेश से छोटा है। जो लोकेश है वो राकेश से छोटा है। यहाँ पर भी हो सकता है, इससे एन से नीचे भी हो सकता है, उससे अभी कोई स्पष्ट नहीं है। परंतु गौरव से लंबा है। जो लोकेश है जो लोकेश है वो राकेश से तो छोटा है, लेकिन गौरव से क्या है, लंबा है। तो हमें पूछा क्या गया है, सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा स्पष्ट हो रहा है कौन, भरत, है ना। ये यहाँ पर कंफर्म नहीं है इनके मध्य, लेकिन हमें क्या पूछा गया, सबसे जो लंबा है वो पूछा गया, तो कौन है आपका, भरत। क्वेश्चन नंबर 57 है। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। माना शारदा किसी स्थान से चलती है दक्षिण दिशा में, और कितनी चली, 15 मीटर। अब वो क्या करती है, 2 बार अपने बाएं घूमती है और दोनों बार 15-15 मीटर चलती है। देखो ये नीचे दक्षिण में आई, बाएं घूमेगी तो पूर्व की ओर जाएगी, कितना, 15। 2 बार बोल रहा तो फिर से बाएं घूमेगी तो कहाँ आ जाएगी, उसी लेवल पर आ जाएगी, ऊपर। अब ये पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर स्थित है। तो प्रारंभिक स्थान इसका ये था। न्यूनतम दूरी के लिए हमें पता है सबसे जो शॉर्टेस्ट दूरी है उसको ज्ञात करना है। तो ये कौन सी हो जाएगी, इसके समान है, तो ये कितनी हो जाएगी, 15। और दिशा कौन सी हो गई, पूर्व, तो 15 मीटर पूर्व। आंसर है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्णा ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इसको करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या है, जो आशा की ओर संकेत करते कौन कह रहा है, कृष्णा कह रहा है कि आशा जो है मेरे दादा के इकलौते पुत्र। दादा के इकलौता पुत्र कौन हो गया, पिताजी, और पिताजी की पुत्री है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, उसकी बहन। कोई ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास। एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को जन्म लेता है, जिस दिन क्या था, मंगलवार था। तो वह वर्ष 1986 में किस दिन अपना जन्म दिवस मनाएगा। ध्यान रखना, जब सेम तिथि पूछी जाए तो प्रत्येक साल में हमने क्या देखा था कि जो सामान्य वर्ष है उसमें एक्स्ट्रा डेज कितना आता है, 1, और जो लीप ईयर आता है वहां पर कितना आ जाता है, 2। तो ऐसे ही देखो क्या करना है, जब सामान्य डेट जो सब सेम डेट पूछी होगी, तो 8 अगस्त 1978 को क्या है आपका, मंगलवार। तो सबसे पहले इनमें से जो लीप ईयर है उनको हम अगर ढूंढेंगे, जिनमें 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक 80 हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा, 84। तो हमें पता है कि सामान्य जो वर्ष होता है उसमें लीप ईयर 1 होता है, तो हमें सेम तिथि को अगले साल सिर्फ 1 बढ़ाना। तो जैसे यहाँ पर मंगल हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बुध हो जाएगा। अब लीप ईयर आएगा तो लीप ईयर में कितने होते हैं, एक्स्ट्रा डेज 2 होते हैं, तो यहाँ पर 2 बढ़ जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा और शुक्र हो जाएगा। यहाँ पर फिर 1 बढ़ेगा, शनि, यहाँ पर आएगा 1 रवि, यहाँ पर आ जाएगा सोम, यहाँ पर आ जाएगा फिर मंगल और बुध, यहाँ पर आ जाएगा बृहस्पति, और यहाँ पर आ जाएगा शुक्र। तो 1986 में वो अपना जन्मदिन कब मनाएगा, शुक्रवार को। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल व प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु क्या होगी। देखो यहाँ पर बीच में कौन है, जयेश। तो ऑप्शन से अगर इसको आप करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर मध्य में कौन है, जयेश। देखते हैं यहाँ पर जो जयेश है वो मध्य में। अगर ऑप्शन से हिसाब से करते हैं इसको, और जयेश की आयु हमने अगर 24 मानी है, ठीक है। ये पूछ रहे 2 हमारे पास और कौन है, अनिल और प्रशांत। तो प्रशांत क्या है, इससे छोटा है, अनिल क्या है, इससे बड़ा है। दोनों की आयु का योग कितना है, 48।
अब हमें इसके उतने ही नीचे जाना है जितना यहाँ हम ऊपर जाएंगे। अगर एक एक वर्ष बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23, यहाँ पर आ जाएगा 25। दोनों को हम ऐड करोगे तो क्या 48 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 24। तो ये था आज के लिए। आज ज्यादा कुछ था नहीं सोल्व करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हेल्प हो रही होगी। इसी के साथ आज इतना ही होता है। ठीक है, थैंक यू।